आज के हमारे टॉपिक हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। साथ में हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स, जिसमें हम बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की, और साथ में कुछ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको पहले समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वेस्पर थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वेस्पर थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी कुछ एक सिंपल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री तो एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। उन्हीं की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एनर्जी के टर्म में पहले इसको समझते हैं। सपोज कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। जब हाइड्रोजन एटम डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी सिस्टम की जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। बट जैसे जैसे आप हाइड्रोजन एटम को पास लेके आ रहे हैं, यानी उनमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से जो एनर्जी है सिस्टम की, वो डिक्रीज होती जा रही है, यानी उस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है। आइए इसको समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सपोज when the hydrogen atom are far from each other, जिन हाइड्रोजन एटम ने H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, तो अब सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है बहुत डिस्टेंस पर है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0 है। लेकिन जैसे ही आप उनको पास लाते हैं, पास ला रहे हैं मींस आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। पहले वो बहुत दूर थे, आप उनको थोड़ा पास ले आए और आपने डिस्टेंस कम किया और वो पास आ गए, और एक स्टेज ऐसी आई जब उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो मिनिमम हो गया, यानी एट दिस स्टेज जो सिस्टम है, सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो गई, यानी H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। एट दिस स्टेज द डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R0। R0 रिप्रेजेंट द बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब इस स्टेज पर जब एटम्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, जिस डिस्टेंस को हमने बॉन्ड लेंथ का नाम दिया है, यदि आप और फर्दर डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी एटम के बीच में, यानी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उनको और पास लाने के लिए, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये एनर्जी बढ़ती जा रही है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। आइए इसको एक और तरीके से समझते हैं। H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, सपोज जो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है वो 2 हाइड्रोजन एटम से हो रही है। एक हाइड्रोजन एटम को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब 2 एटम को आप पास पास ला रहे हैं
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है किसमें? द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड एटम बी। अट्रैक्शन कौन कौन सी हो रही है? अट्रैक्शन बिटवीन HA means nuclei of atom A and electron of atom B, और साथ ही साथ अट्रैक्शन हो रही है द न्यूक्लियाई ऑफ एटम B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम A। इसी तरह से लेकिन साथ ही साथ रिपल्शन भी हो रही है। रिपल्शन किस किस में हो रही है? द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रही है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज हाइड्रोजन ए एटम की न्यूक्लियाई है ये, जिसका इलेक्ट्रॉन हमने E से रिप्रेजेंट किया है। एक एटम की न्यूक्लियाई की उसी के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन, डेफिनेटली हमेशा अट्रैक्शन होती है, इसलिए हमने इसको ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया है। यानी जो यहां पर डॉटेड लाइन हम देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओल्ड फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जो एटम बी है उसकी उसी एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो ओल्ड अट्रैक्शन होगी। लेकिन जब आप इनको पास पास लाएंगे तो ए एटम की न्यूक्लियस बी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। यानी ये जो बोल्ड लाइन से हम दिखा रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट द न्यू फोर्स। जब हम फोर्स के बीच में एरो को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि हम ऐसे रिवर्स एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहीं पर आते हैं अपनी बात पर। बी एटम की न्यूक्लियाई ए एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। सो देयर आर टू न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट when the two hydrogen atom bring close together। इसी तरीके से यदि हम रिपल्शन की बात करें, ये ए एटम है कि न्यूक्लियाई है, ये ए एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये बी एटम की न्यूक्लियाई है और ये बी एटम का इलेक्ट्रॉन है। जब आप पास पास ला रहे हैं तो एक एटम की न्यूक्लियाई दूसरे एटम के न्यूक्लियाई को रिपेल कर रही है, नई फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह से ए एटम का इलेक्ट्रॉन बी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, सो अगेन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो देयर आर टू न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शंस एंड टू न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एंड टू न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन द two hydrogen atom forming the H2 molecule। But it is observed that कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यानी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। यही कारण है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलकर जो H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज फाउंड टू बी स्टेबल। आइए इसी के बेस पर समझते हैं कि why He2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म। हीलियम मॉलिक्यूल की नॉन फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हीलियम एटम एटॉमिक नंबर 2 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, यानी हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस की अपने ही एटम के साथ अट्रैक्शन होती है,
इसलिए हमने उसको ओल्ड फोर्स से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा एटम हीलियम का, उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। उसके भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ जो उसकी अट्रैक्शन है वो ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब दो हीलियम एटम को आप पास लेके आते हैं तो एक हीलियम एटम की न्यूक्लियाई दूसरे हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, जिसको हम नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो बी एटम की न्यूक्लियस है वो ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी दिस अगेन न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। सो इन ऑल देयर आर 4 new force of attraction exist between the helium atoms when bring close together। लेकिन क्या होता है जब ये रिपेल करते हैं? रिपल्शन में देखते हैं, ये ए एटम जिसके इलेक्ट्रॉनों को हमने E A से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा एटम बी एटम जिसके इलेक्ट्रॉनों को हमने E B से रिप्रेजेंट किया है। अब जब इनको पास पास लेके आ रहे हैं हीलियम एटम को, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करेगी। कौन कौन सी फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी? देखिए, एक ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो ओल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इसी बी एटम के इलेक्ट्रॉनों की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ओल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन है। लेकिन एक एटम की न्यूक्लियस दूसरे एटम की न्यूक्लियस को रिपेल कर रही है, सो दिस इज न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक एटम का ए इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये नई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ये नई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, नई फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरीके से ये एटम दूसरे एटम के न्यूक्लियाई को रिपेल, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, अगेन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो इन ऑल देयर आर 5 new force of repulsion exist between the helium atoms when bring close together। because यहां से बिल्कुल क्लियर है, because the magnitude of repulsion is greater than that of attraction, that is why He2 molecule is not formed। so He2 molecule is not formed, यानी ये जो मॉलिक्यूल होता है इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से He2 मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है वो बनता है बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, तब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the partial overlapping of half-filled atomic orbitals of bonded atoms
containing an unpaired electron, यानी जब उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्डेड एटम के ऑर्बिटल्स के पास, तब उनकी पार्शियल ओवरलैपिंग होती है और तभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सपोज हम यदि H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s, यानी उसके जो फर्स्ट मेन शेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा 1s, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s, उसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों पार्शियल ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल बनने के लिए जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें दोनों बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से यदि हम HF मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करें, HF मॉलिक्यूल, अब यहां पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s है और दूसरे फ्लोरीन की यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5, यानी p के जो 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल परपेंडिकुलर ये है और तीसरा ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर ये है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करता है और एक HF मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिससे एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से FF मॉलिक्यूल में, यानी F2 मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें, F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करें, यहां पर एक फ्लोरीन एटम का ये ऑर्बिटल है, ये उसका दूसरा ऑर्बिटल है p का और ये थर्ड ऑर्बिटल है। इस p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा फ्लोरीन एटम है उसके भी इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा ऑर्बिटल p का उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे एक हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है, जिससे एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरीके से ये दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा, इनमें ऑलरेडी 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहां पर दोनों की ओवरलैपिंग से हमें एक कोवलेंट बॉन्ड मिला है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने अभी पढ़ा है कि एक जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब ये जो बॉन्डेड एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, ये 2 तरीके से हो सकती है। उन्हीं ओवरलैपिंग पर बेस्ड कोवलेंट बॉन्ड्स को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जो पहला टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, यानी दोनों ऑर्बिटल्स की जो एक्सिस है वो एक हो जाए, तब इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है वो कहलाती है ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसी ओवरलैपिंग को हम एंड टू एंड या हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय द partial overlapping of
atomic orbitals of combining atoms along the internuclear axis that is called as a sigma bond. ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग कब कब होती है, किन किन ऑर्बिटल्स में होती है? एस और एस ऑर्बिटल में दो कंबाइनिंग एटम यदि दोनों के एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तब जो बॉन्ड बनेगा वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से यदि एस ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तब भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। या फिर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एक एटम का पीजेड ऑर्बिटल दूसरे एटम का पीजेड ऑर्बिटल ये ओवरलैप करें तब भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होगा। दूसरे एक और चीज यहां पर हम एक्सप्लेन कर दें कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसी मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है सिग्मा बॉन्ड की वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरे टाइप का जब कोवलेंट बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम। और साइडवेज ओवरलैपिंग किस किस ऑर्बिटल की हो सकती है? या तो px के साथ ओवरलैप करे, या तो px के साथ ओवरलैप करे, या py के साथ ओवरलैप करे। तब जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। और साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम ये प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल मान लें तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। तो इस तरीके से इस केस में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा से वीक होता है। तो आइए देखते हैं फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की यदि फॉर्मेशन की बात करें, हमने अभी बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो तभी होती है जब कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करें। लेकिन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जब कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, यानी px के साथ या py के साथ ओवरलैप करे, तभी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो या तो ss ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दोनों कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ss ऑर्बिटल्स, या फिर एक एटम का s और दूसरे का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, या फिर एक एटम का p और दूसरे का p यानी pz आपस में ओवरलैप करे, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड केवल तभी बनता है जब px के साथ या py के साथ, यानी
ओनली पीपी और ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। परंतु पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो बहुत कम होती है। इसी वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन द सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन अलोंग द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। यदि सपोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक तरफ से मॉलिक्यूल को होल्ड करके आप दूसरी तरफ से अलोंग द सिग्मा बॉन्ड आप उसको रोटेट कर सकते हैं। परंतु इस टाइप की रोटेशन पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल का प्लेन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आप उसको यहां से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, यानी बॉन्डिंग ब्रेक कर जाएगी। इसीलिए पाई बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा अकेला बन सकता है, इट कैन बी फॉर्म्ड अलोन। परंतु पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हम हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टाइप से सिग्मा और पाई बॉन्ड को, जो दोनों एक टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हैं, हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए बात करेंगे कुछ एक बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसकी हम बात करेंगे, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। यानी एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के सेंटर्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पर। साइज ऑफ एटम पर, बिगर द size of atom, larger is the bond length। उतनी ही बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी जितना बड़ा एटम का साइज होगा। जैसे यदि हम कंपेयर करें HF मॉलिक्यूल, HCl और HBr मॉलिक्यूल को, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन एटम तो सेम है, परंतु ये हैलोजन एटम डाउन टू ग्रुप इनका साइज बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा। इसीलिए जो HBr मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी और HF की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड यानी बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, सेकंड की कम होती है, जो डबल बॉन्ड लेंथ होता है उसकी कम होती है, जो डबल बॉन्ड होता है उसकी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड पर भी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। दूसरा जो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
1 mole of bond of a particular type is called as the bond energy या bond dissociation energy। यानी एक मोल बॉन्ड जो एक ही टाइप के हो उसको ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी या उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी साइज ऑफ द एटम और मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ द एटम की हम बात करें, यदि एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो डेफिनेटली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। सो लार्जर द बॉन्ड लेंथ स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि लार्जर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, बड़ा इजीली ब्रेकअप हो जाता है, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी उसकी कम होगी। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, हमने अभी बताया जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, डबल की उससे ज्यादा होती है, और सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अभी बात की थी यदि बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दैट इज वाई जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ये कौन सा ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल के केस में सबसे ज्यादा होगी, डबल के केस में उससे कम होगी, और सिंगल के केस में बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। यदि हम तीसरा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमने पढ़ा था वाटर का स्ट्रक्चर, यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया था 104.5 डिग्री, या अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जहां पर हमने ये रिप्रेजेंट किया था 107 डिग्री। सो ये क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल कहलाता है, यानी द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। यानी वो लाइंस जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक HCl मॉलिक्यूल का जिसमें केवल एक ही कोवलेंट बॉन्ड है। अब हमें पता है कि इस मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, इसलिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसको क्लोरीन एटम अपनी ओर ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब क्योंकि इस एटम के पास से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो गए, दूर चले गए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। यानी इस मॉलिक्यूल में जिसमें केवल एक ही कोवलेंट बॉन्ड था उसके दो एंड्स पर दो पोल क्रिएट हो गए। दैट इज वाई ये जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम एक और मॉलिक्यूल की बात करें, सपोज Cl2 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में जो एक कोवलेंट बॉन्ड है, अब इन दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता और ना ही ये कर सकता।
यानी इस मॉलिक्यूल के दोनों सिरों पर कोई भी दो पोल क्रिएट नहीं होंगे, इसलिए ये जो बॉन्ड होगा ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो द बॉन्ड formed between two similar atoms is called a non-polar covalent bond. And a bond formed between two dissimilar atoms is called a polar या सिंपली डाइपोलर भी कह देते हैं, ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड।